और इंट्रोडक्शन फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। जल्दी से जल्दी बोलो भी दूसरे बच्चों को भी ज्वाइन करने के लिए। 9 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है सिर्फ। ठीक है, प्रिलिमिनरीज का मीनिंग क्या है कि शुरुआत करने से पहले, प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले जो कोडिंग हमने करनी है, कोडिंग से पहले हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। तो उसी के अंदर ही हम आज की चीजें रीड करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या बातें आती हैं आपकी? सारी बेसिक टर्म्स, जो भी बेसिक टर्म्स हैं रिलेटेड टू अ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है या जो भी रिजल्ट आएगा वहां तक पहुंचने के लिए जो भी बेसिक टर्म्स हैं वो सभी बेसिक टर्म्स आएंगी इसके अंदर हमारी, जो कि हमें पता होनी चाहिए किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस व्हाट आर दोज बेसिक टर्म्स। सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है हमारा? प्रोग्राम है। कि व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम की डेफिनेशन हम कर चुके हैं पहले से ही। व्हाट इज प्रोग्राम? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन रीड की थी, उसमें हमने क्या किया था? प्रोग्राम के लिए ही हम लोग एल्गो बना रहे थे और फिर फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे थे। तो व्हाट इज अ प्रोग्राम? सीक्वेंस्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तक हम कह रहे थे कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड ना करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज अगर हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम लिख दें तो वही क्या कहलाता है? आपका एल्गो कहला रहा था या फिर फ्लो चार्ट कहला रहा था। अब हमने उसी चीज को किस में लिखना है? उन्हीं स्टेप्स को किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम का कोड अगर लिख देते हैं, कोडिंग की फॉर्म में हम लिख देते हैं सीक्वेंस्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं आपकी प्रोग्राम से रिलेटेड ही। ये तो आप जो भी राइट डाउन करेंगे वो हमने कर लिया राइट डाउन अपनी कॉपी पे। उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करते हैं। तो टाइप करने के बाद सबसे पहला जैसे कुछ एक टर्म है आपका सोर्स प्रोग्राम, कि भी सोर्स प्रोग्राम क्या होता है जो हम लिखते हैं। यूजर्स कौन हो गए यहाँ पे? हम हो गए यूजर। जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके यूजर जो प्रोग्राम लिखता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्या कहलाता है? आपका सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, फोर्ट्रान है जैसे लैंग्वेज का नाम है, ये आपका पास्कल है, सी है या सी प्लस प्लस है, जावा है, HTML है। ये सब क्या है? आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर अपना जो भी कोडिंग लिखता है, जो हमने यहाँ पे लिखा ना प्रोग्राम क्या होता है, कोडिंग होती है, वो जो यूजर ने लिखा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो क्या कहलाता है? आपका सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, जो कि हमें टाइप करना होता है किसी भी लैंग्वेज के इंटरफेस पे। लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर में, उसके ऊपर जो हम प्रोग्राम लिखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्या कहलाएगा? सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, क्या होता है आपका सोर्स प्रोग्राम? यूजर फ्रेंडली होता है, क्योंकि हम लैंग्वेज रीड करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कैसे लिखना है प्रोग्राम, इसीलिए वो जो भी लिखेंगे हम वो क्या होगा? यूजर फ्रेंडली होगा हमारा सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? ये एक मशीन कोड है। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम? मशीन कोड होता है, produced after translating the source program into corresponding machine level language program। कोई भी प्रोग्राम जो हमने लिखा किसी लैंग्वेज में, कंप्यूटर क्या करता है? उसको मशीन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको पहले बताई थी ये बात कि कंप्यूटर को हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो नहीं समझ में आती, उसको क्या समझ में आती है? बाइनरी फॉर्म में लिखे हुए कोड्स उसे समझ में आते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में क्या करना
है उसको कन्वर्ट कर देना है। ये आगे आप बार बार से जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस एक तरह से आपको बताई गई है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। ये एक मशीन कोड होता है जो कि सोर्स प्रोग्राम को करस्पॉन्डिंगली मशीन लैंग्वेज में चेंज करके बनाया जाता है। वही चीजें जो हम यहाँ लिखेंगे सोर्स प्रोग्राम में, कंप्यूटर उसको क्या कर देता है, हमने कहा था प्रोसेसर उसको लिख देता है, आपका चेंज कर देता है, तो वो क्या करेगा, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा। अब मशीन लेवल लैंग्वेज में जो भी जनरेट हो गया आपका प्रोग्राम वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं या बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, आगे अभी देखेंगे हम। तो जब ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर मशीन फ्रेंडली हो जाएगा। हमें नहीं समझ में आएगा उतनी आसानी से, लेकिन मशीन को वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम मशीन फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, यूजर फ्रेंडली का मतलब था हम बहुत आसानी से उसको समझ पा रहे थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो भी डेफिनेशन है प्रिलिमिनरी है वो क्या है आपका, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है, मैं बार बार ये टर्म आपकी यूज कर रही थी कि कंप्यूटर में क्या होती है, हम फीड करते हैं उसके बाद में एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने से पहले क्या होता है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है। किसी भी लैंग्वेज में आप लिख लो उसे, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर होता क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम की फॉर्म में ही होता है, जो कि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। तो क्या है कंपाइलर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या काम करता है, इट ट्रांसलेट्स सोर्स प्रोग्राम जो कि रिटर्न हो किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, उसको कन्वर्ट कर दे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अभी हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, सोर्स प्रोग्राम की और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की। सोर्स प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसको किसमें कन्वर्ट करना होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो कंपाइलर क्या है, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट ट्रांसलेट्स सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज। वेरियस लैंग्वेजेस भी अभी हम करेंगे इसके बाद। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है। तो क्या कहलाता है ये आपका, कंपाइलर कहलाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर है, एक तरह से लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा डाटा जो लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम में से जो भी कंपाइलर है वो डाटा जो आपने फीड किया है उसे रीड करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन या फिर असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। मशीन और असेंबली लैंग्वेज क्या कहलाती हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। ठीक है, तो कंपाइलर की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज अ सॉफ्टवेयर जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जाम्पल है, क्या डेफिनेशन है, असेंबलर की डेफिनेशन है। अभी मैं कह रही थी कि बहुत सारे वेज होते हैं एक सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो कंपाइलर और असेंबलर, और एक और एग्जाम्पल होता है हमारा इंटरप्रेटर। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज जो हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होगा जो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, और जो मशीन को समझ में आता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स भी होते हैं हमारे पास, असेंबलर्स भी होते हैं। असेंबलर क्या है, असेंबलर इज आल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एज कंपाइलर। ये भी क्या है आपका, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। लेकिन जो सोर्स प्रोग्राम है असेंबलर के लिए वो किसमें होता है आपका, असेंबली लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं होता, किसमें होता है, असेंबली लैंग्वेज में होता है। ये क्या होगी आपकी असेंबली लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड नीचे होती है हाई लेवल लैंग्वेज से। ठीक है, और 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा आपका, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। डेफिनेशंस आपकी सारी लैंग्वेजेस की अभी हैं आगे, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा
फोर्ट्रान लैंग्वेज में, यहाँ हम फोर्ट्रान पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि फोर्ट्रान लैंग्वेज में हमने लिखा। ठीक है, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कई लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ कंपाइलर की हेल्प से किसमें बदल जाती हैं, मशीन कोड्स में बदल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कंपाइलर उनको किसमें कन्वर्ट करता है, असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज में बदल देता है। अब असेंबली लैंग्वेज में बदलने के बाद भी वो क्या है, वो भी कुछ कोड्स ही होते हैं, किसी डिफरेंट कोड सेट में चेंज कर देता है, उसको भी फिर किसमें बदलना है, आपको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर उसके लिए क्या होगा, आपका दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा असेंबलर जिसे हम कहते हैं, जो उसे फिर से किसमें बदल देगा, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये आपकी लैंग्वेजेस पे डिपेंड करता है। कई सारी लैंग्वेज होती हैं जो सिर्फ कंपाइलर की उन्हें जरूरत होती है और कई ऐसी होती हैं जिनको की असेंबलर की भी जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, ये तीनों नाम लिए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि ये तीनों क्या है, ट्रांसलेटर्स हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। ठीक है, इंटरप्रेटर अभी फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इन तीनों क्या है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ही हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो आप प्रोग्राम लिखोगे वो कौन सा होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। ठीक है, असेंबलर के लिए क्या हो गया था, कंपाइलर ने उसको असेंबली कोड में चेंज कर दिया था, इसलिए उसको हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होने के बाद में असेंबलर क्या करेगा, उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीटास्किंग होता है, ये कई सारे काम कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग असेंबली लैंग्वेज में भी बदल सकता है, मशीन की फॉर्म में भी बदल सकता है, कोड्स की फॉर्म में, और लोअर लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या था, अभी हमने पढ़ा था, हाई लेवल लैंग्वेज से लोअर लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करना। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो लोअर लेवल लैंग्वेज है, ये क्या है, आपकी एक तरह से असेंबली लैंग्वेज ही है। तो उस असेंबली लैंग्वेज को फिर से असेंबलर किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में, बाइनरी कोड्स की फॉर्म में। अल्टीमेटली कंप्यूटर को क्या समझ में आएगी, बाइनरी कोड ही समझ में आएगा। तो आप चाहे किसी भी तरीके से चेंज करें, कंप्यूटर को समझ में वो कब आएगा, जब आखिरी रिजल्ट होगा आपका बाइनरी में वो कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज थे आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के। ठीक, अभी हम बार बार यूज कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कितनी तरह की कंप्यूटर की लैंग्वेज हो सकती हैं वो हम पढ़ेंगे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती हैं आपकी पॉसिबल, एज बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन हिस्ट्री। जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस चल रहा है हमारा, कंप्यूटर जब से नोटिस में आया है और उसके बाद में जो जो भी उसके अंदर एडवांसमेंट हुई है, उसके बेसिस पे बेसिकली हम लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये दोनों जो है मशीन और असेंबली, ये किस में आती हैं आपकी, ये लोअर लेवल में आती हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं इनको हम कंबाइनली। और जो आप लिखते हो प्रोग्राम वो कौन सी है, जैसे सी हो गई, C++ हो गई, फोर्ट्रान हो गई, इनमें जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है या ये लैंग्वेज क्या कहलाती है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर विजुअल लैंग्वेजेस या फोर्ट्रान, सी, पास्कल, इसमें आपके C++ भी हो सकती है और जावा भी हो सकती है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ये कैसी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ये थोड़े थोड़ी किसके जैसी होती है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इसमें मिक्स होती है, इंग्लिश के वर्ड्स हम इसमें यूज करते हैं, इसी वजह से ये प्रोग्रामर्स को आसान होती हैं समझने के लिए। तो इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगी, हमारे लिए इजी होगी समझनी। क्यों समझनी आसान होगी, क्योंकि ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को भी यूज करती है, इसके खुद के सिंटेक्स तो होते हैं,
खुद का सेट ऑफ वेरिएबल्स होगा, लेकिन क्या होगा, कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी इसमें यूज होते हैं, इसलिए ये हमें आसानी से समझ आती हैं। ठीक, तो यूजर फ्रेंडली होती हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसके अलावा जो बाकी की दो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज, ये किसके समझ में आती हैं? ये हार्डवेयर के समझ में आती हैं, कंप्यूटर के समझ में आएंगी। तो कंप्यूटर की समझ में जो आती है, कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज जो है, वो क्या होती है? बाइनरी फॉर्म में, और क्या कहलाती हैं? आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो दोनों ही किसके एग्जांपल हैं आपके? असेंबली और मशीन लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। दोनों ही कोड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, दोनों कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती हैं आपकी। अब वन बाय वन जो डेफिनेशंस हैं इनकी वो देखेंगे हम कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक को डिफरेंशिएट मैंने किया है आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होगी? जो बाइनरी फॉर्म में होगी, बाइनरी बेस्ड लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। चाहे आपने किसी भी लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हो, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट बाइनरी बेस्ड लैंग्वेज क्या कहलाएगी? आपकी मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, जिसको कि कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक, सिर्फ उसे ही एग्जीक्यूट कर सकता है आपका कंप्यूटर। तो हमें सबसे पहले कंपाइलर्स, असेंबलर्स, इंटरप्रेटर्स की हेल्प से किसमें बदलना होता है? उसे मशीन लैंग्वेज में बदलना होता है। एक क्या कह रहे हैं हम? असेंबलर लैंग्वेज कह रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज कह रहे हैं। ये क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन जो आप अपने मेन प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखोगे ना, उस हर एक इंस्ट्रक्शन के इक्विवेलेंट एक कोड प्रेजेंट होगा, in which each statement produces exactly one machine instruction। मशीन को समझ में आता है, लोअर लेवल लैंग्वेज ही है, आपकी मशीन को ये इंस्ट्रक्शंस भी समझ आती हैं, लेकिन इसके बाद फिर से किस में बदलना पड़ता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनकोडेड फॉर्म, वो क्या कहलाते हैं? आपके असेंबली लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसका स्टैंडर्ड सबसे हाई होता है, इसका इससे एक लेवल नीचे होता है, और सबसे नीचे कौन सी होती है? हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। असेंबलर यूज किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज मोर अंडरस्टेबल होती है और पोर्टेबल लैंग्वेज है, इन विच ईच स्टेटमेंट अकम्प्लिशेस सब्सटेंशियल टास्क। आप जो अपना प्रोग्राम का कोड लिखोगे, हर एक स्टेटमेंट का अपना ही मीनिंग होगा। तो हर एक स्टेटमेंट क्या होती है? एक सब्सटेंशियल टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए वो यूज की जाती है। कंपाइलर्स यूज किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी फॉर्म, लो लेवल कोड और बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में हम बेसिकली पहले बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन था आपका तीनों की डेफिनेशन में। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इसको ही हम क्या कहते हैं? मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समटाइम्स आप मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में भी लिखा होता है आपका, कहीं कहीं पे होगा क्या ये? इट इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स की फॉर्म में दैट कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स। कंप्यूटर जिसको समझ सकता है वो फॉर्म होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? इज द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है आपके कंप्यूटर को, जो कि किसकी फॉर्म में होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। नेक्स्ट हमारा क्या था? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में मैंने कहा था कि आपका क्या होता है, जो भी सोर्स फाइल है उस सोर्स फाइल को आपका जो कंपाइलर है वो कई कई बार किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। जिस जे बाइट्स क्या कह रहे हैं आपके? स्पेशल टाइप के कुछ कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप बाय स्टेप जो आपने स्टेप्स लिखे होंगे अपने प्रोग्राम में, उन्हीं स्टेप्स के इक्विवेलेंट कुछ सिंबॉलिक कोड्स में वो क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन वो अभी भी किस में कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं। इसलिए एक दूसरा प्रोग्राम आपका यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से वो किस में कन्वर्ट हो जाए? जीरोज और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज की क्या आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं? असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसके लिए? कंप्यूटर्स के लिए, माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए, माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए और अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस होते हैं जिनमें कि हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन सभी के लिए ये क्या है? आपकी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जस्ट वन लेवल हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से जस्ट वन लेवल हायर होती है। क्या होता है इसमें? कुछ सिंपल कोड्स होते हैं। हर एक स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट इन एन असेंबली लैंग्वेज corresponds directly to a machine code that is understood by microprocessor। हर एक स्टेटमेंट, जैसे ये लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है ना, ये हर एक स्टेटमेंट एक बाइनरी कोड के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर या फिर कोई भी प्रोग्रामेबल डिवाइस इजीली समझ सके। ठीक है, और ये हमने कर लिया आपका बार बार कि सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड्स में, वो क्या कहलाता है? आपका असेंबलर कहलाता है। सबसे हाई लेवल पे कौन सी प्रेजेंट रहती है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मच क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज मीन्स जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं उसके काफी क्लोजर होती है। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी, फोर्ट्रान, पास्कल दैट इनेबल्स टू राइट प्रोग्राम्स व्हिच इज अंडरस्टेबल टू प्रोग्रामर। जो ह्यूमन बींग्स को इजीली समझ में आ सके, उन लैंग्वेजेस को कंसिस्ट करती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। कैन परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ टास्क। आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सच लैंग्वेजेस आर कंसीडर्ड हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। सिर्फ इसी वजह से ही इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमंस जो यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ह्यूमंस यूज करते हैं, उसके थोड़ा सा क्लोजर होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और कंप्यूटर की अपनी है बाइनरी, इसलिए उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, वो उसकी खुद की है। हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट यूज इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टेबल प्रोग्राम टू कंप्यूटर रीडेबल कोड। हाई लेवल लैंग्वेज को हमेशा ही किसी न किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, इंटरप्रेटर की, कंपाइलर की, असेंबलर की या कोई दूसरा ट्रांसलेटर जो कि उसको बदल दे किसमें? मशीन कोड में। तो बार बार से रिपीट हुई है हमारी सारी चीजें, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है ये सब चीजें। कैसी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज? प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। ठीक है, जो भी आपको लॉजिक सॉल्व करना होगा या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, ये उसके ऊपर बेस्ड होगी आपकी लैंग्वेज, या उसके ऊपर बेस्ड आप सिंटेक्स बनाओगे। मशीन ओरिएंटेड नहीं होगी, मतलब आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं होगा कि कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसकी हेल्प से, तो इट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मशीन के जो कोड्स हैं उस पर नहीं डिपेंड करता, तो इट इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, कंपाइलर हमें हमेशा चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, डेफिनेशंस वन बाय वन जो हमने किया। अब इसके बाद में एक जो स्टेप है हमारा, वो क्या है आपका, कि जब आप कोई भी प्रोग्राम फीड करते हो, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करेंगे? अपना प्रोग्राम लिखेंगे, और प्रोग्राम लिखने के बाद, ठीक है, कुछ सिंटेक्स के रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम हाई लेवल लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम क्या करते हैं? लिखते हैं। सबसे पहले हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए। हमारा जो कंप्यूटर है जिसमें फीड करना है हमने, तो सबसे पहले सिस्टम अगर हमारा रेडी है, ऑन स्टेट में है, तो हम क्या करते हैं? उसमें एंटर करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, ये जो भी एंटर हमने किया, कैसे एंटर करेंगे हम? हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे फोर्ट्रान अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो फोर्ट्रान के जो कोड्स हैं, उसके जो सिंटेक्स हैं, उनको हमने क्या किया? रिटर्न कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम कोड। तो प्रोग्राम कोड है, उस प्रोग्राम कोड को हमने फीड कर दिया, इसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से हमने क्या कर दिया? फीड कर दिया।
आपकी लैंग्वेज में। ठीक, हम स्लाइटली उसमें एडिट्स भी कर सकते हैं अगर हमसे कोई मिस्टेक्स हो गई हैं सोर्स प्रोग्राम की। यही वाला जो प्रोग्राम कोड होता है ये क्या कहलाता है आपका, सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो वी कैन एडिट इट, एडिट हम कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये एडिट करने का हमने एक ऑप्शन रखा है बीच में कि भी सोर्स प्रोग्राम को हम एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक बार फीड कर दिया और वो परमानेंटली वैसा ही रहेगा, नहीं, अगर उसमें एरर्स हैं तो हम उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप कंप्यूटर में इसको फीड कर देते हो, उसके बाद में हर एक लैंग्वेज का क्या ऑप्शन होता है, उसे कंपाइल करने का ऑप्शन होता है। कंपाइल होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का मतलब रन करवाना प्रोग्राम को, लेकिन रन करवाने से पहले क्या करवाया जाएगा, प्रोग्राम कंपाइल करवाया जाएगा। तो सोर्स प्रोग्राम को क्या करवाना है, हमने कंपाइल करवाना है। किसकी हेल्प से, कंपाइलर की हेल्प से। वो खुद ब खुद आपका सॉफ्टवेयर है तो खुद भी उसके साथ इंक्लूडेड होता है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके साथ इंक्लूडेड होगा वो। जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा, कंपाइलर उसे रीड करेगा लाइन बाय लाइन, उसमें क्या मिल सकती है, हमें एरर्स मिल सकती हैं। तो सिंटेक्स एरर मिल सकती हैं या नहीं भी मिल सकती, नहीं मिलेंगी तो वो किस में बदल देगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर एरर है तो एरर है तो कहाँ पहुंचा देगा आपको, एडिट के ऑप्शन पे। आपको क्या करना है, उसके बाद में एडिट करना है प्रोग्राम में। ये आपकी इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, आप आपकी बुक में उसमें भी दिया हुआ है आपका रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने आपको इसमें समझाया था ना, अगर आपको सेम पेज पे बनाना है, देखिए अभी हमने सेम पेज पे ही ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेज कनेक्टर यूज किया है, सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल बना दिया है यहाँ पे और फिर से सर्कल। लेकिन अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे बनाती तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ता, आपका उल्टा पेंटागन हम यहाँ पे बनाते और उसमें ऐसे ए लिख देते। ठीक है, सिंटेक्स एरर्स हैं तो उसको दोबारा से एडिट करो, दोबारा से चेंज करो। अगर नहीं है तो क्या कर देगा कंपाइलर, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, सिस्टम की जो लाइब्रेरी है, मेमोरी है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा और वो वहां पे फीड हो जाएगा। ठीक है, फीड होने के बाद ये जो भी ऑब्जेक्ट कोड है ये कैसा होता है आपका, एग्जीक्यूटेबल कोड है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या है, अब इसे हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब रिजल्ट निकालना, कंपाइल का मतलब था एरर्स को फाइंड आउट करना। एरर्स फाइंड आउट हो गई हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गया है। अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन का स्टेप होगा। तो प्रोग्राम अब क्या होगा हमारा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो भी लॉजिक्स हैं, डाटाज हैं, जो भी हम डाटा उसको देंगे, लॉजिक अप्लाई करेंगे। अगर उसमें भी किसी तरीके की कोई एरर है, अगर हमने कोई एरर बना दी है तो डाटा हमें क्या करवाना है, या डाटा हमें फीड करवाना है, तो हम क्या करवाते हैं, इसी स्टेज पर जो एग्जीक्यूशन की स्टेज है इसी पर ही हम क्या करवाते हैं, डाटा फीड करवाते हैं अपने प्रोग्राम में। जो इनपुट देनी होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं, इनपुट हम प्रोवाइड करवाएंगे। अगर से लॉजिक में एरर है तो फिर से कहाँ जाओगे आप, एडिट वाले में। अगर एरर है तो आप जाके सिंटेक्स को ठीक करोगे, यहाँ पे आपने उसको फीड करवाया था। तो अगर लॉजिक में एरर है तो आपको फिर से वापस वही जाना पड़ेगा जहां आपने उसको टाइप किया था। तो फिर से आप जाके मॉनिटर के ऊपर उसे देखोगे और कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करोगे, दोबारा से एरर्स को करेक्ट करोगे, रिमूव करोगे। जैसे ही आप सभी एरर्स को रिमूव कर देंगे उसके बाद में आप कहाँ पे आ जाएंगे, उसकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या थे, आपके स्टेप्स थे। प्रोग्राम हमने क्या करवाना है, टाइप करवाना है, कंपाइलर उसे रीड करेगा, कंपाइलर बताएगा एरर्स हैं या नहीं है, नहीं है तो वो उसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देगा। उसके बाद में एग्जीक्यूशन स्टेप होगा, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम डाटा देते हैं अपना जो फीड करवाना होता है, तो इनपुट हम फीड करवाएंगे। अगर लॉजिक में कोई एरर है तो वो फिर से हमें एडिट के ऑप्शन पे हमें खुद ही सेंड कर देगा कि एडिट करो। जब तक आप एरर्स रिमूव नहीं करोगे तब तक आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। आप जब एरर्स रिमूव कर दोगे उसके बाद ही आउटपुट मिलती है हमें हमेशा। तो जैसे ही आपने सभी एरर्स को रिमूव कर दिया होगा, आपके पास आपकी जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल जाएगी, उसका जो भी रिजल्ट है वो। ठीक है, इसके बाद में अब हमारा क्या था, आपके जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है,
अब बेसिकली अब तक जो भी चीजें आपने पढ़ी वो जनरल चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले, ठीक है। अब इसके बाद हम जो भी बातें करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, फोर्ट्रान के बारे में करेंगे, ठीक। फोर्ट्रान का जनरल पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि व्हाट इज फोर्ट्रान, उसके बाद में हम आगे की चीजें रीड करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इसका जो बेसिक आइडिया है वही बता रही हूँ कि व्हाट इज फोर्ट्रान। फोर्ट्रान क्या होती है आपकी, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है फोर्ट्रान का, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब देखिए फॉर्मूला वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं, मैथ्स में यूज करते हैं या साइंस में यूज करते हैं फॉर्मूला वगैरह। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कि हम साइंटिफिक या फिर न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्ट्रान इज अ जनरल पर्पस कंपाइल्ड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is especially suited to numeric computations and scientific computings। साइंटिफिक कैलकुलेशंस या फिर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है फोर्ट्रान लैंग्वेज को। साइंटिफिक लैंग्वेज है एक तरह से आप ये कह सकते हो। 1978 में फॉर्मरली आंसी ने इसका जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है उसको जनरेट किया था फोर्ट्रान 77। उससे पहले भी 56, 57 में या उससे पहले आपके कई सारे इसके वर्जन्स थे, लेकिन बेसिकली जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या है आपका, फोर्ट्रान 77 है। और वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही यूज किए जाते थे, ठीक है। अब जो वर्जन्स हैं, अब इसके जो भी एडवांस्ड वर्जन्स आ रहे हैं, इसका मोस्ट रिसेंट आप कह सकते हो फोर्ट्रान 90 है इसका एडवांस्ड वर्जन, उसमें आपके स्मॉल लेटर्स भी यूज किए जाते हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, अब जो सॉफ्टवेयर है इसका, उसमें हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों यूज कर सकते हैं। अर्लियर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही यूज किए जाते थे, ठीक है। ये क्या है आपकी, एक तरह से जितनी सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उन सभी में से फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज का इसको मिला हुआ है आपका, कि भाई यही क्या है हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम भी यहाँ पे हमने बताया है, जॉन बकस क्या था, आईबीएम में से रिलेटेड था ये। 1954 में इसने इसको जनरेट किया था इस लैंग्वेज को, और कमर्शियल पर्पसेस के लिए 1957 के बाद से ये यूज की जाती है। और टिल डेट अभी भी डे टू डे अभी भी आपके जो प्रोग्रामिंग है, साइंटिफिक या मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है, फोर्ट्रान लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो फोर्ट्रान क्या है आपकी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है दैट इज एक्टिवली यूज्ड इन टुडेज लाइफ टाइम। तो टुडेज डे टू डे में भी आपकी यही लैंग्वेज यूज की जाती है, जो कि बहुत पुरानी आपकी लैंग्वेज है, या कहो कि सबसे पुरानी लैंग्वेज है। Fortran is still used for new software developments in many scientific applications। Mainly जो scientific applications है, अभी जो आपने बहुत से दूसरे नाम भी सुने थे वो भी हमारे यूज होते हैं और दूसरे कामों के लिए, लेकिन साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो अभी भी फोर्ट्रान लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं। 20 से 40 साल पहले जो भी प्रोग्राम्स लिखे गए थे फोर्ट्रान के साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, वो आज भी एज सच आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका इसका ओवरव्यू था कि भाई फोर्ट्रान लैंग्वेज है क्या हमारी, ठीक। तो सबसे पुरानी लैंग्वेज है कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी हो तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कुछ सीक्वेंस हैं, स्टेप्स, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम लर्न करना चाहते हैं तो जो लर्नर्स होते हैं वो इसी सीक्वेंस में चीजें सीखते हैं। आपने हिंदी सीखी थी, इंग्लिश सीखी थी, वो भी इसी सीक्वेंस में सीखी थी। हम अल्फाबेट्स सीखते हैं पहले, या कैरेक्टर्स कह दो उन्हें, तो अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि उस लैंग्वेज में कौन कौन से हैं। उसके बाद में उन अल्फाबेट से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स के बाद में सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है उसको उस सेंटेंसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी तरह की ही जो प्रोसीजर है वो फॉलो की जाती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, हम यही सारे स्टेप्स आपके फॉलो करते हैं, ठीक। पहले अल्फाबेट्स
सीखेंगे हम कि क्या क्या अल्फाबेट्स हम यूज कर सकते हैं या कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, उनकी हेल्प से हम वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंसेस बनाएंगे, और सेंटेंसेस की हेल्प से फिर क्या जनरेट होगा, यहाँ पे प्रोग्राम का कोड जनरेट होगा, तो प्रोग्राम्स जनरेट होंगे। तो इसी तरह अब आप सबसे पहले यही सीखोगी कि क्या कैरेक्टर्स यूज होते हैं फोर्ट्रान लैंग्वेज में, किस तरह से हम प्रोग्राम को लिखते हैं ये सीखेंगे, फिर कैरेक्टर्स और वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स क्या यूज करने हैं ये चीजें सीखेंगे। उसके बाद में हम कुछ आपकी स्टेटमेंट्स रीड करेंगे और उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से फिर बनाएंगे हम प्रोग्राम्स। ठीक है, तो भी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसका जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज टेल मी